हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है ताकि आपके पास सही एनालिसिस और नैरेटिव पहुंचे। क्योंकि इस प्रोपेगंडे के ज़माने में प्रोपेगंडे से बचना और अपनी ओपिनियन सही हकीकत के मुताबिक रखना, ये अपने आप में एक बड़ा काम हो गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड ये मुसलसल कोशिश कर रहा है कि आपके पास सही ताज़ा खबरें पहुंचे और कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए। इस वक्त जंग एक नए एक तरह से मरहले में दाखिल हो गई है। यमन ने हूथी अंसारुल्लाह ने बाबुल मंदब को सऊदी अरब के लिए बंद कर दिया है। वहां से उनको जहाज लौटाने पड़ रहे हैं, हमले भी हो रहे हैं। इसी तरह से हॉर्मुज भी बंद है। हॉर्मुज को खोलने के लिए ट्रंप साहब कहते हैं कि आप अगर एक जहाज पर हमला करेंगे तो मैं ईरान में एक पुल या किसी पावर प्लांट पर हमला करूंगा। लेकिन उनकी धमकी काम नहीं कर रही। साथ साथ अमेरिका की सियासत में भी बहुत दिलचस्प वाकयात हो रहे हैं। ममदानी ने कहा कि मैं कानूनी तौर पर, यानी मेयर गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिकी सरकार कर सकती है। यानी वो अमेरिकी सरकार पर डाल रहे हैं कि आपको कानून का पालन करना चाहिए, नेतन्याहू को गिरफ्तार करना चाहिए जब वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में आए। क्या कुछ है, दुनिया किस तरफ जा रही है। ईरान अपनी जगह वहीं मजबूती से खड़ा है। वो कहता है कि आप जो हमले करोगे, हम उनके जवाबी हमले उससे ज्यादा करेंगे। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं फिरोज मीठी बोरवाला साहब, जो इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं और फिलिस्तीन मामलों में बहुत ही नज़दीक से जुड़े हैं, इन्वॉल्व हैं, और तमाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में वो शिरकत करते रहे हैं और मुसलसल राब्ते में हैं पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के, ईरान के, बैरूत के। तो ये बिल्कुल ताज़ा सही अपडेट और अमेरिका की सियासत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी है जो फिरोज साहब में। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। क्या कुछ है, आप कैसे देख रहे हैं? अब बाबुल मंदब भी बंद हो गया जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, अब क्या? जी। अब पहले तो लेट मी टेल यू के पिछले कुछ दिनों में जो हमारे नौजवानों ने जो जंतर मंतर में जो कमान संभाली है, आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, हमारे संविधान को बचाने के लिए, हमारी पूरे देश को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू है। और खास करके जो दिल्ली में जो नौजवान हैं उनको तो सबको जाना चाहिए और जाहिर है पूरे देश भर के नौजवान जा रहे हैं। एनीवे, मैं यमन के पहले जेफरी सैक्स, जो प्रोफेसर जेफरी सैक्स है, उनका एक बयान मैं देना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Israel is not going to be greater Israel. Israel is not going to rule over millions of Palestinian people in some kind of a genocidal state. हम्म, This is going to come to an end because the people in US hate Israel and Europe also hate, are disgusted. मतलब हम्म, जेफरी साइक्स बोल रहे हैं कि ये जो इसराइल का ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट है वो भूल जाओ। हम्म, ये कभी भी मिलियंस ऑफ पैलेस्टाइंस पे एक जेनोसाइडल राज नहीं कर पाएंगे। हम्म। और उसका कारण ये है कि अमेरिका में अभी एक नफरत फैल रही है इसराइल के खिलाफ, गुस्सा फैल रहा है। और यूरोप में भी वही हो रहा है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना चाहिए, हम्म। प्रोफेसर जेफरी सैक्स। और और उन्होंने जहां ये तक भी अपने कहा, यमन, और उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल खत्म होने वाला है, मैं जैसे समझाऊं क्या? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ हाँ, एग्जैक्टली वही बोल रहे हैं। ये ग्रेटर हाँ, इसराइल वाला वो, भूल जाओ, अभी इनका अंत का टाइम आ चुका है। क्योंकि आप हाँ, एक जेनोसाइडल स्टेट ऐसा नहीं चला सकते। हाँ, हाँ, हाँ। नाजी जर्मनी भी ऐसे ही खत्म हो गया, साउथ अफ्रीका अपार्थाइड भी ऐसे ही खत्म हो गया। तो एक जूडियो नाजी जो इजरायली रेजिम चला रही है, वो भी, उसका ही खात्मा होना है, क्योंकि एक नॉर्मल स्टेट की तरह वो जीना ही नहीं चाहता। जी जी, हाँ। तो अभी हम लोग यमन की तरफ आते हैं, क्योंकि वो एक नया फ्रंट खुला है एक्सिस का। तो पॉइंट क्या है कि ये एक दोस्त तो वापस सऊदी का ही है कि इन्होंने लगातार 2014 में जंग की सलाह की सरकार पे, और वो फुल फ्लेज सरकार है, और एक्चुअली वो ज़्यादा पॉपुलर है। जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज सरकार है, सो कॉल्ड, जो रियाद में बैठी है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो वो रियाद में नहीं बैठे होते, एटलीस्ट जेडी में तो होते। तो पॉइंट इसके 2014 से 2022 तक एक पूरी वॉर चलाई, एक इस्लामिक सो कॉल्ड नेटो सऊदी ने बनाई। पाकिस्तान को घसीटने की कोशिश की, पाकिस्तान उस दौरान नहीं आया। मगर आज जो पाकिस्तान का बयान है कि क्योंकि सऊदी के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट को नया बनाया है, तो मैं अभी यमन को पता नहीं क्या करेगा। अगर
पाकिस्तान ने ऐसा कोई कदम उठाया तो पाकिस्तान अंदर से बर्बाद हो जाएगा, मिलिट्री में बगावत हो जाएगी, समाज में बगावत हो जाएगी। ये और पाकिस्तान ये सब भुगत भुगत चुका हो, उसके उसने जो जो कांड किए अफगानिस्तान में आज भी वो भुगत रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान से वो उनका वॉर ही चल रहा है। मगर पॉइंट इज के क्योंकि सना पे एक एयर ब्लॉकेट रखा है, होदेदा जो उनका मेन पोर्ट है सी ब्लॉकेट रखा है, लाखों यमन के बच्चे आज भूखमरी से मर रहे हैं, वो भी एक रियलिटी है। तो $13 बिलियन सऊदी की सरकार को, सना की सरकार देना है, वो भी नहीं दे रहे लोग को, क्योंकि यमन की तो तेल बिकता है, उसका पैसा जाता है सऊदी के बैंक में, जैसे इराक का पैसा जाता है अमेरिका में, जैसे वेनेजुएला का पैसा जाता है अमेरिका के बैंक में। तो ऐसे ही यमन की यमन को भी ऐसे ही फंसा कर रखा है, मगर अंसारुल्लाह उनके हाथ में फंसने वाले नहीं है। तो पॉइंट इज कि अभी क्योंकि जब ईरान का प्लेन आया था इस दौरान, और ईरान ने वो एयर ब्लॉकेट तोड़ दिया अभी, तो इसके उसके बाद सऊदी ने हमला किया था, और शायद इसमें इसराइल का भी इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद यमन ने कहा कि ये जो सी ब्लॉकेड है और जो एयर ब्लॉकेड है, मैं वो तोड़ूंगा, टूट चुका है, और ब्लॉकेट फॉर ब्लॉकेट, सीज फॉर सीज, एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट। ठीक है। तो वो अभी, और उन्होंने बाबल मंदब जो रेड सी का जो एक छोटा सा एंट्री पॉइंट है, बाबल स्ट्रेट जो है, वो अभी यमन ने अपने हाथ में ले लिया, और सऊदी की शिपिंग को उसने बंद कर दिया। यमन का तो इजराइल सवाल ही नहीं आता, मगर सऊदी की शिपिंग को भी अभी अंसारुल्लाह ने वहां बंद कर दिया है, और दो सऊदी के टैंकर्स को भी उन्हें हमला किया है। क्योंकि इसमें क्या किया है कि हॉर्मुज से बचने के लिए सऊदी ने एक पाइपलाइन बना के रखी है सऊदी के इंटीरियर से यानबू पोर्ट तक। ये यानबू पोर्ट खुलता है रेड सी में, और फिर रेड सी से वो सुएज कनाल वगैरह की तरफ या बाबिल मंदब से बाहर निकलने की बात करता है। तो वो अभी हुतियों ने, अंसारुल्लाह ने वो सब यानबू पोर्ट को भी संकट में डाल दिया है। ये यमन के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए ये पोर्ट्स खोलने बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से खाना पीना, एनर्जी, तेल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह होता है, जैसे एयरपोर्ट का साथ होता है। और अभी सऊदी को ये बंद करना चाहिए, और पाकिस्तान को ये युद्ध से बाहर रहना चाहिए, वरना पाकिस्तान वापस बर्बाद हो जाएगा अगर वो अंसार के सामने आया तो। और ऑलरेडी पाकिस्तान में वो तनाव चालू, मेरा एक पाकिस्तान का दोस्त है जिसको सऊदी से टेलीफोन आ रहे हैं अंसार लोग के साथ, कोई वहां भी सल्फी एलिमेंट होंगे जो मेरे दोस्त को मारने की धमकी दे रहे हैं। दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका और सऊदी ने एक न्यूक्लियर डील साइन कर ली है। जो 123 एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन की थी, उसी किस्म का एक डील अमेरिका ने सऊदी के साथ दिया है। इसराइल थोड़ा परेशान जरूर होगा, मगर पॉइंट इज कि आप ईरान के साथ जो शुरू कर रहे हो और जो सऊदी के साथ शुरू कर, मगर आप अगर एक वैसल हो, आप अमेरिका के दायरे में हो, आप उसका बंधक बनकर काम करने के लिए तैयार हो, तो आपको ये सब मिलेगा। अगर आप एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है, फिर आप पे फिर आपको कोई अधिकार बाय इंटरनेशनल लॉ ये देने के लिए तैयार नहीं है। और जिसमें सऊदी को न्यूक्लियर एनरिचमेंट का भी अधिकार है। और वो अभी अमेरिका में इजराइल लॉबी ये डील के साथ क्या करेगी, वो भी देखना है। और तीसरी जो खतरनाक खबर है कि नेतन्याहू एक जगह पे बोल रहा है, भाई हमको तो अमेरिका का पैसा अभी नहीं चाहिए, हमको जो सालाना $3.8 बिलियन नहीं चाहिए। ये पूरा ड्रामा चल रहा था, जो एक महीने से बात चल रही है कि एक आर्टिकल 224 है, जिसमें अमेरिका और इसराइल की आर्मी इंटीग्रेट हो जाएगी, अमेरिका और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी फ्यूज हो जाएगी। मतलब अभी $3.8 बिलियन सालाना सवाल नहीं है, जो $1.5 ट्रिलियन का जो अमेरिका का डिफेंस बजट है, इसमें इसराइल ने अपने आप को स्पेस बना दिया है। इतना खतरनाक मामला है ये। मगर जो वोटिंग हुई उसमें लगभग 5-6 वोट से ही हाउस में वो पास हुआ है। 7 रिपब्लिकन्स ने भी इनफैक्ट उसके विरोध में वोटिंग की, और यहाँ 5 डेमोक्रेट्स ने बगा मतलब प्रो इसराइल वोट किया। मतलब अभी भी बहुत अंदर अंदर बहुत ही इसराइल को लेकर तूफान चल रहा है दोनों पार्टियों में। मगर अभी डेमोक्रेट्स में बड़ी संख्या अभी इसराइल के खिलाफ खुलकर आ रही है। उसके साथ ये भी बोलना होगा कि ये जो डीसैलिनेशन प्लांट्स का तनाव आ रहा है, कि ईरान के डीसैलिनेशन प्लांट पे हमला किया, फिर ईरान ने भी उनको जवाब दिया है। हॉर्मुज़गान में जो अटैक हुआ था, देखिए ईरान का डिपेंडेंसी ऑन डीसैलिनेशन प्लांट्स फॉर वाटर इज ओनली 3%। खाली 3% ईरान डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। मगर जो गल्फ कंट्रीज है वो कहीं 80%, तो कहीं 70%, तो कहीं 50%। ओके। इसलिए जब ईरान के डीसैलिनेशन प्लांट पे हॉर्मुज़गान में ट्रंप ने हमला किया, तब ईरान ने तुरंत कुवैत के डीसैलिनेशन प्लांट को उत्तर दे दिया कि भाई हमारा तो ठीक है, मगर अगर तुम्हारे डीसैलिनेशन प्लांट उड़ गए ना, तो तुम लोग वहां जी नहीं पाओगे। उसके बाद ये डीसैलिनेशन प्लांट पे हमला बंद हुआ है। ओके।
ये प्रेशर डालना बहुत जरूरी था गल्फ कंट्रीज पे, ताकि वो प्रेशर अमेरिका पे जाए। उसके साथ 19 जुलाई की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसमें ये बोला गया है कि बेसिकली जो स्ट्राइक अमेरिकन ट्रूप्स पे हो रहे जॉर्डन में खास करके, वहाँ 2 अमेरिका की सेना के लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हुए। मगर और एक रिपोर्ट है कि एटलीस्ट 5 बड़े अमेरिका के जहाज उड़कर यूरोप गए हैं, जिसमें अमेरिकन सोल्जर्स थे जो घायल हो रहे, बड़े पैमाने पे घायल हो रहे। हम्म, संख्या तो आ नहीं रही है, मगर अगर एक एक प्लेन में भी 200-200 भी लोग होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े प्लेन होते हैं, तो आप सोचो कि कितने लोग ये ईरान के हमले में घायल हो रहे हैं। ये मुवाफिक सॉल्टी एयरबेस कल के है, जहाँ वहाँ तो ब्लैक ये जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स है, जो दूसरे एयरक्राफ्ट है, उस पर भी हमले हुए। इसलिए भाई अमेरिका ने एक अनाउंसमेंट किया कि मैं अभी जो एरियल मेरे जो टेक ऑफ वगैरह होंगे, वो जो नेटो के बेसिस है यूके में, बेल्जियम में, जर्मनी वगैरह से, मैं वहां से वो करूंगा। मतलब अभी इनके एयरबेस गल्फ कंट्रीज में तो सेफ नहीं है। हम्म, उनको पूरा ऑपरेशन ही अभी दूर यूरोप से अभी वो अटैक करना है, जिसमें रिफ्यूलिंग होगा, आकाश में उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इस्तेमाल होगा। मगर इस इलाके में अभी अमेरिकन एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ, लैंडिंग, अटैक बहुत वीक हो चुका है। हम्म, इसलिए वो पूरा ऑपरेशन अभी, और इसराइल ईरान यही चाहता है कि भाई तुम्हारे सब बेसिस यहाँ से हटे, और तुम्हारे इसराइल से ऑपरेट करना है तो वहाँ तो मारूंगा ही मारूंगा, और बाद में ये यूरोप वगैरह निकल जाए या जहाँ भी उनको जाना है। मगर ये इलाके से में से अमेरिका के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस हटे, ये ईरान कर रहा है, और उसके नतीजे भी सामने दिख रहे हैं। दूसरी बात एक ये आ रही है कि अमेरिका अभी इसराइल पे, सॉरी, ईरान अभी इसराइल पे हमला क्यों नहीं कर रहा है। तो हम्म, उसका जवाब प्रोफेसर मरांडी ने बहुत अच्छा दिया है। उनका, देखिए, मैं तो ये क्लियर कट समझ रहा हूँ कि ईरान और एक्सिस की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है कि पहले जो इसराइल के जो वैसल कंट्रीज है, और ये सब वैसल्स, ये बहरीन, कुवैत, कतर का भी प्रॉब्लम ही है, सऊदी का तो खाली ओमान को छोड़ दो तो सबके प्रॉब्लम है, जॉर्डन वॉर्डन सब ऐसे ही के कंट्रीज है, अमेरिका और इसराइल के वैसल्स ही है। हम्म, तो पहले इनको निपट लो, ठीक है, अमेरिका को यहाँ से खाली करो। कुछ कुछ जगह पे तो तख्ता पलट भी इस इलाके में हो सकता है। एक बार अमेरिका के बेसिस हटे तो यहाँ तो जनता उठ खड़ी होगी, फिर तो और तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि वो उनके हिफाजत के लिए ये बेसिस वहाँ है। ओके। तो पॉइंटिस के मरांडी जो बोल रहा है कि देखो, अभी हम लोग इसराइल पे हमला इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अक्टूबर में चुनाव है, ठीक है। और अभी हम लोग ने अगर चुनाव हमला किया तो नेतन्याहू को उसका फायदा मिलेगा। हम्म, ओके। तो नेतन्याहू हारे, उसके बाद उससे बुरा आदमी आए, उससे अच्छा आदमी आए, अच्छा तो आना मुश्किल, है उसके लेवल का कोई कोई आए तो बाद में देखा जाएगा। मगर हम लोग नेतन्याहू को ये इलेक्शन में जीतने का कोई मौका नहीं देना चाहते हम्म, कि ऐसा इजराइल से हमला हुआ तो ईरान उसका जवाब जरूर देगा। ओके। जैसे स्मोत्रिच को पूछा गया था कि भाई, ये बेन गविर को, कि तुम अभी जो अमेरिका हमला कर रहे हैं तुम क्यों नहीं करो। बोला कि चलने दो, हमको इसमें पड़ना नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, मगर एक हम्म, दूसरे को इसलिए मार रहे हैं, हमको क्या जरूरत है। ठीक है। हम्म, मगर ईरान ने जो पिछली बार दोनों के सामने लड़ा लड़ा था, मतलब 12 दिन की जंग बोलो, 40 दिन की जंग बोलो, दोनों के साथ लड़ा था। ये हम्म, टाइम पे उसका कैलकुलेशन, अक्टूबर का चुनाव है, 27 अक्टूबर का, और ट्रम्प का मिड टर्म है, क्योंकि हम्म, जितनी ये जंग मिड टर्म की तरफ चलेगी ट्रम्प हारेगा, और जितना ये जंग अभी ईरान इसराइल में नहीं होगी वो नेतन्याहू हारेगा, क्योंकि अभी के जो फिगर्स है वो नेतन्याहू को हारने हराने वाली फिगर आ रहे हैं। ओके। और उसके साथ जो प्रोफेसर रॉबर्ट पैप है, वो भी एक बहुत बड़े विद्वान आदमी है। वो बोल रहे कि ट्रम्प इज गोइंग टू बी दी हर्बर्ट हुवर फॉर आवर टाइम्स। हम्म, हर्बर्ट हुवर कौन थे कि 1930s में जो पूरा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। ओके। तो अगर ये जंग ऐसी ही चलती रही, हॉर्मोज, बाबेल मंदिर बंद, तेल नहीं आ रहा है, खानी चीज, पेस्टिसाइड, यूरिया नहीं आ रहा है, तो जो इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा, ठीक है, हम्म, वो उससे इकोनॉमिक डिप्रेशन अमेरिका में आएगा। और वो जो इकोनॉमिक डिप्रेशन मिड टर्म के पहले हो या उसके बाद हो, क्योंकि अभी और भी इसके 2.5 साल बचे, तो ट्रम्प विल गो डाउन इन हिस्ट्री कि उसने अमेरिका की इकोनॉमी को बर्बाद किया था। ये पूरे हालात की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जहां तक ट्रम्प के ऑब्जेक्टिव्स की बात है, मतलब उसका क्या कर रहा है वो इस जंग में, कुछ अलग कर रहा है क्या, कि उसके ऑब्जेक्टिव्स ही क्या है फाइनली। मतलब दे हैव नो प्लान। हम्म, हॉर्मूज खुला था, बंद हो गया,
न्यूक्लियर डील ओबामा के साथ साइन हो चुकी थी, तो 2 साल निगोशिएशन में थी, अच्छी डील थी ईरान के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। उन्होंने एग्रीमेंट की थी, सैंक्शन हट जाते और बहुत कुछ हो जाता। वो सब उसने बर्बाद करके आज जो न्यूक्लियर डील कर रहा है। ठीक है। और उसके साथ जो रेजिम चेंज की बात थी, हमको पता है कि वो ईरान इतना मजबूत है अंदर से कि इतना कत्लेआम करने के बाद भी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है कि ये लीडर की तो लाइन लगी है उनके पास। ये सब पे तो ये फेल हुआ है। 12 दिन की जंग हुई, उसमें कुछ नहीं हो पाया। 40 दिन की जंग हुई, उसमें नहीं हो पाया। मगर वापस उसी किस्म के अटैक कर रहे तो होना क्या है? बोलिए आप सर। जी। आपने कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कही हैं। एक तो ये कि जो डिफेंस बजट अमेरिका में पास किया गया 1.15 ट्रिलियन बिल्कुल। डॉलर्स का, उसमें इसराइल को काफी रिलीफ मिलने वाला है, काफी मदद मिलने वाली है, और उसमें बाकायदा इसराइल का जिक्र है, इसराइल को सपोर्ट यस। करने के लिए ये इतना बड़ा बजट। और उससे अलावा आपने दूसरी बात बताई कि पाकिस्तान अगर यमन में जाता है, यमन के खिलाफ सऊदी अरब के साथ, तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा और अरब जनता खड़ी हो सकती है अपनी हुकूमतों के खिलाफ। तो मैं एक एक करके थोड़ा सा समझना चाहूंगा। ये जो यमन ने जो बंद किया है, सऊदी अरब का अब जहाज गुजरने बंद हो गए, अब इसका और आगे क्या क्या असर होगा? क्या और मुल्कों के जहाजों को भी बंद किया है या सिर्फ सऊदी अरब पर ही पाबंदी है? अभी क्या स्टेज है? यमन की तरफ से 2 दिन पहले बयान आया था, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पूरी तरह से तालमेल के साथ चल रही है, ईरान के साथ पूरा तालमेल है। आगे क्या कुछ लगता है, क्या स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, अगर सऊदी के सपोर्ट में मान लो कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह आ गए, तो उनकी सब भी शिप बंद हो जाएगी। हम्म। मुझे तो नहीं लगता कि ब्रिटेन और फ्रांस आएंगे, मगर ट्रम्प मूर्ख बैठा है, तो वो थर्ड बॉम्बिंग डाइवर्ट कर सकता है। तो अमेरिका की भी शिप्स बाब एल मंदब में बहुत बंद हो जाएगी। इसराइल की तो बंद है, सऊदी की भी बंद है। हम्म। और जो जो कंट्रीज सऊदी के साथ आने के मूड में होंगे, मान लो कि इजिप्ट आया गलती से, या जो भी उसके कलाइन से, क्योंकि इजिप्ट भी सऊदी पे पैसे से बहुत डिपेंडेंट है, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ये तो क्लियर बात है। उसके साथ पॉइंट ये है कि जो मैं ट्रम्प की गेम प्लान की बात कर रहा हूं, उसका गेम प्लान क्या है? हम्म। 6 पॉइंट वाला गेम प्लान है, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हम्म। अभी वो क्या चिल्ला रहा है? खर्ग आइलैंड, खर्ग आइलैंड, खर्ग आइलैंड। दूसरा हॉर्मोज स्ट्रेट की बात कर रहा है। तीसरा है 3 आइलैंड है, अबू मूसा और ग्रेटर और लेसर तुम करके जो आइलैंड है। हाँ। चाबार पोर्ट है, खुजेस्तान है, और कुर्दिश फैक्टर है। हम्म। ये 6 के पॉइंट पे हम लोग बात कर लें। खर्ग आइलैंड हम्म। का इंपॉर्टेंस ये है कि 90% ऑफ ईरान का क्रूड वहां जमा होता है और वहीं से वो एक्सपोर्ट होता है। हम्म। और वो 25 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट लाइन है, ईरान के कोस्ट से वो 25 किलोमीटर दूर है। हम्म। और वो हॉर्मुज स्ट्रेट से 480 किलोमीटर दूर है। तो हम्म। अगर खर्ग आइलैंड थोड़े दिनों के लिए भी लिया, तो हॉर्मुज तो बंद होने वाला नहीं। हम्म। और अगर अमेरिका के ट्रूप्स खर्ग आइलैंड पे आ गए, तो इतने बड़े पैमाने पे मारे जाएंगे, क्योंकि ईरान की पूरी मिसाइल जो है सदर्न कोस्ट पे, वो बराबर से अभी भी बरकरार है। उसको कुछ खास, इतना बॉम्बिंग के बाद भी वो उसको नष्ट नहीं कर पाए। हम्म। ठीक है। इसलिए खर्ग आइलैंड रोज चिल्लाता है, मगर बूट्स ऑन द ग्राउंड रखने की हिम्मत ट्रम्प की हो नहीं रही है। हम्म। जी। फिर जो दूसरा जो है फैक्टर। ये एक चीज जो और एक चीज जो पिछले 2-3 दिन में नोटिस करने काबिल रही है, ईरान की तरफ से आईआरजीसी ने जॉर्डन की जनता और जॉर्डन की मिलिट्री, वहां की सेना का शुक्रिया अदा किया है कि आपने हमें जी। इंफॉर्मेशन दी, हमें बहुत बहुत शुक्रिया, अरे, हम अमेरिका के अड्डों के खिलाफ कामयाबी से हमले कर सके और आपने हमें मदद दी। ये एक बहुत बड़ा अरे इशारा बाप है। रे, दूसरी बात, बाप रे। कुवैत के लोगों को भी डायरेक्ट एक तरह से एड्रेस किया है ईरान ने, ये कहते हुए कि आप अपने मुल्क को हमारे खिलाफ हमलों का अड्डा ना बनने दें और अमेरिका के जो अड्डे हैं उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अब ईरान डायरेक्ट अरब पब्लिक से एड्रेस करना शुरू कर दिया है। क्या अब अरब मुल्कों में हुकूमतें गिरने का टाइम है? कल मुझे एक साहब ने मुझे इत्तला दी, कुवैत से किसी के रिलेशन ने इन्फॉर्म किया, हमारे एक दोस्त जर्नलिस्ट हैं दिल्ली में, उन्होंने मुझे फोन करके पूछा, उन वहां ये परसेप्शन है वहां लोगों का कि कुवैत बॉर्डर जो छोटा सा इलाका ईरान से मिलता है, वहां आईआरजीसी का डिप्लॉयमेंट हो गया है। वहां वहां की सरकार ये बता रही है कि यहाँ ईरान जो है वो हमारी हुकूमत बदलने के लिए अचानक हमला कर सकता है। तो एक एक ये गुड। नैरेटिव बनाया गया कुवैत के अंदर।
मेरा अपना समझना यह है कि ईरान कभी किसी मुल्क पर हमला वैसे नहीं करता जब तक उस पर कोई हमला ना करे। आपको क्या लगता है, क्या अरब मुल्कों में अब हुकूमतें बदलने का टाइम नजदीक आ रहा है क्या? नहीं, आई थिंक आपने जॉर्डन की जो बात की, क्योंकि मैंने भी एक देखा था जॉर्डन का एक वीडियो कि एक आदमी बता रहा है कि ईरान की मिसाइल्स ऊपर से जा रही है और वो खुशी मना रही है। मैं जॉर्डन की बात कर रहा हूँ, गाजा जी और जी जी। फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक का बिल्कुल तुमको पता ही है, यूक्रेन का भी पता बिल्कुल ही है। बिल्कुल। मगर जॉर्डन का पहली बार मैंने वीडियो देखा कि जो माना जाता है कि ये कंट्रोल मतलब पूरे के पूरे इसराइल के साथ है, मगर वहां की जनता नहीं है। 70% जॉर्डन की जनता तो पैलेस्टीनियन है। तो हम्म। मेरा मानना है कि, और अभी जो आपने बताया कि जॉर्डन के मिलिट्री के अंदर से ईरान को इन्फॉर्मेशन मिला, हाँ मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है हाँ कि अगर हाँ। यहाँ की मिलिट्री और जनता एक साथ हो जाए तो ये यहाँ के राजा सब भाग जाएंगे अमेरिका, या हम्म। जहां जहां भी उनको जाना है। तो वो टाइम आ रहा है। हम्म। और आपकी बात वो भी सही कि ईरान अब ट्रूप्स नहीं उतारेगा। अभी तक तो नहीं तो बहरीन पहुंच जाते हैं वो, उसके लिए तो आई थिंक 1-2 घंटे का काम है अगर उसको बहरीन लेना ही है तो। हम्म। मगर वो टाइम देख रहा है कि अंदर से ही सब हो जाए हम्म। और ऑर्गेनिकली, और ताकि ईरान पे कोई ब्लेम ना है कि आपने जाके सत्ता परिवर्तन किया, रेजिम चेंज आपने किया, ये तो खुद जनता करेगी। हम्म। ठीक है। तो ये भी परिस्थिति आ रही है। उसके साथ में जो बता रहा था कि जो 6 फैक्टर है जो अमेरिका जो वॉर के अभी जो फोकस कर रहा है, हाँ। ये तो खर्ग आइलैंड डे वन से चिल्लार में आके लेने वालों से हो नहीं रहा है। हॉर्मुज की अभी जो जंग वापस चालू हुई है, 12 दिन से कुछ कर नहीं पा रहा है। 12 दिन हो चुके हैं अभी बॉम्बिंग के। तो अभी तो पूरा बंद हो गया, जो बीच में सीज फायर और एमओयू के कारण चालू हो गया था पूरा बंद हो गया। तो ट्रम्प क्या उखाड़ पा रहा है? डगलस मैगर ने बहुत क्लियर कट बोला है कि देखो, अमेरिका की जो अभी मिलिट्री पूरी मशीन है ना, वो कोई लंबे लैंड वॉर के लिए वो उसकी तैयारी नहीं है। हम्म। वो बेसिकली एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग करता है, मिसाइल मारता है छोटे मोटे को। कोई बड़े देश को तो कभी कुछ उसने किया नहीं है। मगर वो लैंड वॉर, लंबे लैंड वॉर के लिए अभी वो उसकी तैयारी नहीं। इराक में जा पाया था क्योंकि इराक की जनता डिवाइडेड हो गई थी, सद्दाम के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे। अफगानिस्तान भी एक वीक कंट्री था, वो कोई अमीर कंट्री थोड़ी था कि, तो ये सब छोटे मोटे देशों में जाके वो अपनी दादागिरी करते हैं। मगर ईरान एक अलग किस्म का कंट्री है और वो हम लोग देख चुके हैं। ओके। तो डैनियल मैग्रेगर जो आज दुनिया में और बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिकन मिलिट्री में फिगर रह चुके हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइजर रह चुके हैं, तो वो बोले ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है, ईरान को हराना भूल जाओ। ओके। हम्म। उसके साथ वो जो जी, ये अ, जो ये- मतलब जी उनका बोलना कि जी कोई जी, आप एंड अपनी गेम बात जारी दिख रखें। नहीं रही है। हाँ। हाँ, कोई एंड गेम नहीं दिख रही है। मतलब हम्म। यही 12 दिन की भी जंग हो गई, 40 दिन की जंग हो गई, वही रिपीट हो रहा है। ठीक है। साउथ में ज्यादा बॉम्बिंग हो रही क्योंकि लोग बोल रहे कि वहीं से फिर कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट बोल रहे कि वहीं जाके लैंड ऑपरेशन करेंगे, ट्रूप्स उतारेंगे, मगर उनको लाखों लगने वाले, क्योंकि ये 50,000, 10,000, 20,000 का काम नहीं है। हम्म। या हम्म। वो करेंगे कि कुछ दिनों के लिए खर्ग होल्ड करे, बाद में निकल जाए कि भाई मैंने मेरा काम कर लिया। तो क्योंकि हम्म। कुछ छोटी मोटी कोई मिलिट्री विक्ट्री दिखा के या कोई पॉलिटिकल विक्ट्री दिखा के, मगर चलने नहीं वाला। दूसरी जो फैक्टर है, 3 फैक्टर है। चाबार पोर्ट को तो बॉम्बिंग करके वो और फंस चुका है, क्योंकि भारत का भी इन्वेस्टमेंट है, चाइना का भी इन्वेस्टमेंट है। हम्म। ठीक है। तो ये तो बड़ा मामला, इंटरनेशनल प्रॉब्लम बनते जा रहा है। खुजेस्तान का जो प्रोविंस है, वो बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो जो ईरान का जो एनर्जी कॉरिडोर है, वो हम्म। खुजेस्तान प्रोविंस से जाता है। और इराक वॉर में भी खुरमशार तक उन्होंने हमला करके कब्जा किया था। तो वो टारगेट है, खुरमशार को इराक होल्ड नहीं कर पाई, वहां से उनको निकलना पड़ा। तो ये सब फैक्टर्स है जो प्रॉब्लम है। और अभी प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका के कैजुअलिटी फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं, मर भी हम्म। रहे, घायल बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, और अभी ये मीडिया में आने लगा है। तो इसलिए वो निकले कैसे अभी, वो सवाल है। और जितना मिड टर्म के करीब आएगा, इतना ट्रम्प इसमें बर्बाद होने वाला है। जी। और तो ईरान की जो इसमें, स्ट्रेटेजी है, जो बहुत, जी, जी जी, बहुत आप कमाल बताएं, की जो आप बताएं। स्ट्रेटेजी ईरान की, हम्म। कि उनके पास जो ड्रोन्स है ना, पुराने पुराने ड्रोन्स, हम्म। तो अभी तक उन्होंने कुछ 4,400 ड्रोन फायर किए, रोज के 120 ड्रोन। हम्म। उससे 90% इंटरसेप्ट हो जाते हैं, मगर उसका फायदा ईरान को है कि जो इंटरसेप्टर इतने महंगे वो खत्म हो रहे हैं, और हम्म। बाद में ईरान के बड़े मिसाइल जाते हैं। और हम्म। ईरान के जो बड़े मिसाइल जो नहीं रोक पा रहे वो करवटें बदलते हैं। हम्म। और ये टेक्नोलॉजी ईरान की है ना, रशिया की है ना, चाइना की है। रशिया हम्म। के हम लोगों ने देखा यूक्रेन में, उनके पास ये ड्रोन नहीं है। चाइना के अभी तक ड्रोन हम लोगों ने देखे नहीं है। तो ये जो ईरान के ड्रोन है सबसे और मिसाइल्स है, वो सबसे एडवांस है। वो चाइना और रशिया और अमेरिका से आगे है हम्म। ये हम्म। मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो हम्म। वो कोई रोक ही नहीं पा रहे, जो मेन मिसाइल जाते वो तो उनको रोक ही नहीं पा रहे। तो ये पूरी सिचुएशन है। हाँ, बोलिए सर। जी, ईरान के मिसाइल के मुकाबले में किसी और का मिसाइल ऐसा नहीं है जो रास्ते बदल के अपने टारगेट तक पहुंच सके। अच्छा, क्या, जैसा कि आपने बताया कि ईरान अब ये इस तरह से जंग लड़ रहा है
कि मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप हार जाए और इजराइल के इलेक्शन में नेतन्याहू हार जाएं। तो ये जो रजीम चेंज की कहानी थी ईरान की तरफ, तो वो रिवर्स हो गई। यानी उधर उधर हुकूमतें बदलने की एक तरह से कैपेसिटी ईरान ने अपनी डेवलप कर ली। अच्छा, एक और इल्जाम लगाया जा रहा है ईरान पर कि साहब पड़ोस के मुस्लिम मुल्कों पर हमले कर रहा है। क्या बात है? पर अमेरिका पर तो हमले नहीं कर रहा है, या अमेरिका के जो वेसल्स हैं वहां आसपास समंदर में उन पे हमले नहीं कर रहा है, ये मुस्लिम मुल्कों पे हमले क्यों कर रहा है? इसका इसे किस तरह से लोगों को समझाए? मैंने तो कहा कि साहब आप अगर शैतान की मेहमान नवाजी करोगे तो ऐसे ही हमले होंगे। आप कैसे देख रहे हैं? आप किस तरह से, फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, ये तो प्रवीण सोनी, जो मैं दुनिया के टॉप एक दो एक्सपर्ट में मानता हूँ, जेफरी सैक्स और प्रवीण सोनी, पेपे एस्कोबार, हम लोगों जी ने भी जी। बम्बई भी बुलाया था, वो बहुत क्लियर कट है। अभी आप समझ लो कि भारत में अगर हम लोग भारत है हाँ। और अमेरिका के बेसिस आ चुके हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सब जगह हमको घेर दिया है, हम्म और उसके बाद अमेरिका के बेसिस से भारत पे हमला होगा, तो भारत क्या करेगा? भारत हम्म। करेगा हमला बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बिल्कुल। पाकिस्तान, जहां से भी अमेरिका के बेसिस है, ये कोई हम्म। भी देश करेगा। हाँ। ये हमला, एक भी अरब सिविलियन मरा नहीं है, हम्म ठीक है? हम्म कोई भी वहां के बिल्डिंग या जो गाजा में हम लोग हाल देख रहे हैं उस किस्म के तो हो नहीं रहा है। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे अटैक हो रहा है, वहां की जनता इसलिए समर्थन दे रही है कि भाई हमारे मुल्क आजाद हो जाएंगे, ठीक है? हम्म तो ये राजे महाराजे चिल्लाते रहे, मगर वहां की जनता तो बहुत खुश है ये सब चीजों से, वो बहुत क्लियर हम्म कट रहा है, हम्म ठीक है? हम्म। अच्छा, एक और असेसमेंट ये है, एक फोन एक कॉल असेसमेंट ये है कि अमेरिका जी। अपनी हार को कबूल करने में उसको टाइम लग रहा है और वो इसलिए जंग लंबी कर रहा है। जैसा कि आपने भी कहा कि वो कोई छोटी मोटी जीत दिखा करके वहां से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जंग में हार कबूल ना करने के और कबूल करने के टाइम में जो ये बीच में गैप बढ़ेगा, जो टाइम गुजरेगा, इसमें तो अमेरिका और ज्यादा कमजोर होगा। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये खुद अमेरिका को ही तबाह करा लेंगे? ईरान तो अपनी जगह खड़ा है, देखिए उसको तो अपना घर बचाना है, और वो है डाकू के तरीके से दूसरे मुल्कों में आकर के हमले कर रहे हैं। तो डाकू से बचना या जी। किसी को कब्जा करने से बचना तो उसकी जिम्मेदारी है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अमेरिका की फौज, अमेरिकी हथियार, ये $1 ट्रिलियन का बजट, लड़ने वाले भी तो चाहिए। बजट क्या करेगा? एग्जैक्टली, नहीं नहीं, बहुत संकट में आ गया अमेरिका, वो ट्रम्प समझ नहीं पा रहा है। जो नेथन ने जो ट्रैप बना दिया, तभी तो मार्को रूबियो ने भी बोला कि ये तो ढकेला, जैसे जेडी वैंस ने बोल दिया है। हम्म अभी पहली बार मार्को रूबियो ने भी बोल दिया कि ये नेतन्याहू के बोलने में हुआ है, तो नेतन्याहू बोला भाई मैंने थोड़ी तुम लोग को जबरदस्ती की है, मैंने बोला तुम लोग ने किया, मैं क्यों ब्लेम डाल रहे हो? तो अभी ये लोग का हम्म भी, मतलब मार्को रूबियो को भी समझ में आता है कि भाई ये बोलना पड़ेगा, बहुत संकट में आ गया वहां पर। दूसरी जो बात है, आई थिंक, जो ब्रिटेन की जो कैबिनेट की बात है, जो हम्म नया प्रधानमंत्री एंडी बर्नम बनने वाला है, हम्म उसने जीता क्योंकि कीर स्टार्मर भी बहुत प्रो इजराइल था, तो वो जो उनके वोटर थे भड़क के, ग्रीन पार्टी जो लेफ्ट पार्टी है और जो लिबरल डेमोक्रेट्स है, वहाँ वोटर जाने लगे। कीर स्टार्मर मिड टर्म, मतलब वहाँ जो लोकल इलेक्शन था, हार गया, एंडी बर्नम आया। एंडी बर्नम ने समझ गया कि गुस्सा तो पैलेस्टाइन को लेकर है, तो उसने जो भी जो स्पीच दी थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोल दी कि इसराइल ने ये किया वो किया वो किया, मगर इसकी जो कैबिनेट बनी है वो पूरा लेबर फ्रेंड्स ऑफ इसराइल की कैबिनेट है। ये हम्म की स्टार्मर 2.0 है, कुछ फर्क हम्म नहीं है। उसके हम्म जो फॉरेन सेक्रेटरी बनी एड मिलीबैंड, वो तो यहूदी लेफ्टिस्ट काइंड ऑफ बंदा है, मगर उसने यूक्रेन रशिया की बात की, मिडिल ईस्ट में एक वॉर चल रही, इतना ही बोला है। तो हम्म लेबर डूब जाएगा जैसे टोरीज डूबी, और रिफॉर्म पार्टी नाइजेल फराज की उसने वहां रिप्लेस कर दिया है, वैसे ग्रीन टी और लिबरल डेमोक्रेट इसको डुबा देगी। मतलब हम्म ये एंडी बोनम भी खत्म खत्म हो जाएगा। ना वो इकोनॉमी संभाल पाएगा, ना फॉरेन पॉलिसी संभाल पाएगा, क्योंकि वो की स्टामर के ही कदम पर चल रहा है। वो क्योंकि ये सब लेबर फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के हम्म ग्रुप में से आते हैं, ये भी वही है। ओके, और तो दैट इज वन पार्ट। इस नए प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल, अमेरिका को इस बात की इजाजत दी है कि यूके के अंदर एयर बेसिस से ईरान पर हमले किए जा सकते हैं। यानी यस, ईरान के एग्जैक्टली, खिलाफ जंग में वो पूरी तरह से कॉम्प्लिसिट नजर आ रहा है, नया प्राइम मिनिस्टर भी। तो एग्जैक्टली। और आगे आने वाले वक्त में ईरान इन सब मुल्कों से निपटेगा कैसे? क्या क्या होगा? यानी देखिए, पहले ही वो यूक्रेन जंग में फंसे हुआ पूरा यूरोप,
और अभी ये ईरान से दुश्मनी करके ज्योग्राफिकली अमेरिका दूर है, ईरान नजदीक है। क्या होगा? वहां के कारोबारी लोग तो बहुत पहले से परेशान है कि आपने ईरान पे पाबंदियां लगा रखी हैं। और क्या क्या कुछ होगा? क्या इन इस नहीं, यूरोप को? यूके नहीं, ये हाँ। सरकार भी डूबेगी। देखो, मैक्रो स्मार्ट है, वो भाग गया। हम्म। एंडी बर्नम कुछ और प्रेशर में है, तो वो कुछ सोचा था कि वो कुछ सुधर कर आएगा, क्योंकि इसी कारण तो कीर स्टार्मर हारा। हम्म। तो तुम कीर स्टार्मर से बढ़कर ये सब करोगे तो ये सरकार भी 3-4 महीने में खत्म हो जाएगी, हम्म। क्योंकि एकदम हार्डकोर किस्म के इजरायली कैबिनेट में भरे, इजरायली सपोर्टरों को भर दिया है। हम्म। अभी थोड़ा आना होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है हाँ। गाजा को लेकर। एक हिस्टोरियन है, बिल्कुल। डायर, हाँ। तो उन्होंने कहा देखो, गाजा कोई छोटा मोटा एरिया नहीं था। जो बाइजेंटाइन एम्पायर थी, क्रिश्चियन एम्पायर, जो कॉन्स्टेंटिनोपल अभी का जो इस्तांबुल है, हम्म। तो गाजा एक क्रिश्चियन थियोलॉजिकल सेंटर था, एक इंटेलेक्चुअल सेंटर था। लाइब्रेरीज की लाइब्रेरीज वहां होती थी, और क्रिश्चियनिटी का जाने का एक बड़ा रास्ता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब गाजा से क्रिश्चियन थियोलॉजी की गई थी, ब्रिटेन, हम्म। इंग्लैंड, और वहां से क्रिश्चियनिटी फैला था। इतना इतना गाजा का कंट्रीब्यूशन है। हम्म। ओके। और अभी भी हम लोग देख रहे थे कि इतने सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और अस्पताल और डॉक्टर्स और इंजीनियर सब गाजा से निकल रहे हैं। हम्म। ओके। हम्म। तो गाजा का वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे भी एक बहुत बड़ा, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन पे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम्म। उसके साथ ये जरा बोलना था कि ये ईरान वॉर का चाइना को क्या बेनिफिट हो रहा है। जी 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 ओके। जी, बताइए, ये बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है जी। जी 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 जी। तो हाँ। बेसिकली एक एक्सपर्ट है, उसने कहा देखो, ताइवान, साउथ कोरिया, फिलीपींस एंड जापान, ये अमेरिका के बेसिस है। वो देख रहे हैं कि ये बेसिस जो गल्फ कंट्रीज में थे, वो तो अमेरिका खुद बचा नहीं पाया किसी को। हम्म। तो ये हमको चाइना से क्या बचाएगा? हम्म। ठीक है। जी जी। इसका मतलब है कि ये कंट्रीज अभी चाइना से अपने रिश्ते रिवर्क करेंगे। ताइवान का तो एक अलग मामला है, हम्म। मगर कोरिया, फिलीपींस, जापान भी अपना चाइना के साथ पॉलिटिकली रिवर्क करेगी। इकोनॉमिकली तो चलता रहता है, मगर ये गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिका फेल हो गया प्रोटेक्शन सो कॉल्ड देने में, ये हम्म। अभी साउथ ईस्ट एशिया का भी यही कहानी होने वाला है। हम्म। और इसमें अराची का बयान बहुत अच्छा है। अराची जो, आई थिंक दुनिया के टॉप 3 जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, एक है सर्गे लेवरोव रशिया के, दूसरे वांग यी है जो चाइना के, और ये तीसरे अराची, ये 3 आज टॉप फॉरेन मिनिस्टर्स है, और तीनों की बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है। तो अराची ये बोलते हैं, अब्बास अराची, वी डू नॉट सी द यूएस एज अ सुपर पावर। हम तो गिनते ही नहीं अमेरिका को सुपर करके। हम्म। एंड वी हैव शोन देम दे आर नॉट, ये सुपर हम्म। पावर है ही नहीं, ये हम लोगों ने बता दिया दुनिया को। ओके। और वो ये भी बोलते हैं, आई डोंट वांट टू बी, के, सॉरी, मगर ये बोल रहा है कि बेसिकली ये रास्ते से अमेरिका इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ जाएगा, जो हर्बर्ट हूवर के टाइम पे हुआ था। और ये खुद मतलब ये ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा संकट का बोल चुका है, हो चुका है। ओके। तो और अभी दो इंपॉर्टेंट बातें अमेरिकन पॉलिटिक्स को लेकर, जो आपने जोरान ममदानी का जिक्र किया था। जी जी जी। जोरान ने बहुत कोशिश की कि कोई लीगल रास्ता ढूंढा जाए नेतन्याहू को अरेस्ट करने के लिए। हम्म। ठीक है। मगर रियलिटी है कि अमेरिका खुद रोम स्टैट्यूट ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ना, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सिग्नेटरी है, तो करे तो क्या करे। और वो तो न्यूयॉर्क का मेयर है, वो कोई फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो चलाता नहीं है। हम्म। ओके। तो उसने ट्रम्प को अपील किया कि भाई तुम तो कर सकते हो, ये वॉर हम्म। क्रिमिनल है, अगर वो आता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि इंटरनेशनल लॉ को तुम अपहोल्ड करो। अभी ट्रम्प क्या करने वाला है, वो खुद ही क्रिमिनल है, मगर हम्म। उसने एक माहौल तो बना दिया अमेरिका में। और आई थिंक जिस दिन नेतन्याहू आएगा न्यूयॉर्क, तो पूरे अमेरिका में बड़े पैमाने पे, सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं, पूरे अमेरिका में लोग उसके खिलाफ उतरेंगे। इतना हम्म। खतरा माहौल बन जाएगा नेतन्याहू के लिए। मतलब हम्म। जो पूरा एंगर है और जो नफरत है इजरायल और नेतन्याहू को लेकर, वो आप देखो कि कितने लोग उतरते हैं जो कभी तक नहीं उतरे। ओके। हम्म। आई वोंट बी सरप्राइज जोरान ममदानी हिमसेल्फ लीड्स अ मार्च, कि 10 बिल्कुल लाख लोग बिल्कुल। न्यूयॉर्क में खड़े हो गए न्यूयॉर्क के खिलाफ। ओके। बिल्कुल। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एक सेनेट इलेक्शन चल रहा है, वो मिशिगन में चल रहा है। वो डॉक्टर अब्दुल अल सैयद करके है, वो इजिप्शियन अमेरिकन है, डॉक्टर है, हम्म। मेडिकल डॉक्टर है। और उसका मेन एजेंडा है फ्री मेडिकेयर फॉर ऑल। क्यों नहीं हम्म। भाई? जो हम्म। 34 डेवलप्ड कंट्रीज है, उसमें खाली अमेरिका है जिसको यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं है। बाकी के सब हम्म। यूरोप यूरोप में सबके पास, हम्म। कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, सब जगह है। भाई अमेरिका में क्यों नहीं है? फार्मा हम्म। कंपनी लूट रही है। हम्म। तो इनका मेन एजेंडा है हेल्थ केयर फॉर ऑल, यूनिवर्सल हेल्थ केयर फॉर ऑल। उसने ऑफकोर्स पैलेस्टाइन गाजा की बात की है, क्योंकि वो अभी डेमोक्रेटिक सोशलिस्टों का एक बनी चुका है जोरान के बाद। ठीक है। और आप सोचो वो क्या हो रहा है, उसके सामने हैली स्टीवेंस है, जो इसराइल बैक्ड और एपैक बैक्ड है।
जिसमें $50 मिलियन उन्होंने इस रेस में झोंक दिए है, मगर 56 to 40%, 16% का लीड है अब्दुल अल सैयद के लिए, जिसमें हम्म अमेरिका के लोगों को मानना पड़ेगा कि एक मुसलमान को तुम न्यूयॉर्क में चुनकर देते हो क्योंकि वो सबकी बात कर रहा है। हम्म अब्दुल अल सैयद एक अरब अमेरिकन है, उसको तुम चुनकर दे रहे हो क्योंकि वो सबकी बात कर रहा है। हम्म तो आज भी अमेरिका में वो लोग हैं जो एक मल्टीकल्चरल, एक डाइवर्स सोसाइटी में मानने वाले लोग हैं। और जोरान को तो आपने पता है किसने उसके वकालत की है? हम्म, मैकेन की बेटी, मीगन मैकेन, जो ठीक रिपब्लिकन ठीक। पार्टी का वो नेता, जो ईरान को बॉम्ब करो, इसको बॉम्ब करो, वो बोलने वाला, मीगन मैकेन बोल रही है कि जोरान ममदानी इज ए वंस इन ए जनरेशन लीडर। उसके हम्म, कम्युनिकेशन पावर देखो, रोज वो कुछ काम कर रहा है जिससे लोग खुश हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कोई बिल्कुल। मेयर तो पैदा नहीं हुआ पूरी दुनिया में कि और और रोज जो ऐसा कोई और जोहरान ममदानी नतीजा है गाजा में जुल्म का, इजराइल के एग्जैक्टली। जेनोसाइड के नतीजे में इजराइल के खिलाफ खड़े होने वाला शख्स। न्यूयॉर्क, जो जो तेल अवीव के बाद सबसे ज्यादा यहूदी आबादी जहां पर है, वहां पर वो जीत करके आया है। और ये ऐसा लगता है कि ये जंग पूरी दुनिया की सियासत को बदलने वाली है। इजराइल की के खिलाफ जितनी नफरत है, जिसको ट्रंप ने खुद कहा नेतन्याहू से, उससे ज्यादा शायद कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा। ये फिर मैं वहीं जाता हूं, याहया सिनवर जैसे लोग जिन्होंने 7 अक्टूबर प्लान किया था, उन्होंने दुनिया बदल दी। ये समझने की जरूरत है। लोग बहुत कम दूरी तक देखते हैं जब कहते हैं कि जंग उन्होंने शुरू की थी, इजराइल मुसलसल जुल्म कर रहा था, उसके जवाब में ये 7 अक्टूबर हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग